गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने संसदीय शासन व्यवस्था के अर्थ और उसकी विशेषताओं के ऊपर परिचर्चा किया था और मैंने आपको बताया था कि उसका जो अगला भाग है, जो परीक्षा में प्रश्न के रूप में आता है, उसकी संभावना भी ज़्यादा होती है कि संसदीय शासन व्यवस्था के क्या गुण और क्या दोष हैं। व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ राजनीतिक शास्त्र के विद्वानों ने इसके गुण एवं दोषों के ऊपर अपने विचार को व्यक्त किया है, जिसका विश्लेषण हम करेंगे। आप लोगों से एक विनती है, जहाँ कहीं भी हैं आप, जो पॉइंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो गुण के और दोष के, उसे आप नोट डाउन करेंगे और घर में उसको कंसंट्रेट करेंगे आप। सबसे पहले हम लोग गुणों की चर्चा करेंगे कि संसदीय शासन व्यवस्था के क्या गुण हैं। पहली बात जो विद्वानों ने कहा इसके गुण के विषय में, ये संसदीय शासन व्यवस्था का पहला गुण यह है कि इसमें कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के बीच सामंजस्य एवं सहयोग बना रहता है। कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। यहाँ निर्विवाद रूप से सत्य है कि कोई भी व्यवस्था, कोई भी देश बिना सहयोग के नहीं आगे बढ़ सकती है। चूंकि संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं और एक दूसरे को सहयोग करके शासन सत्ता को न केवल संचालित करते हैं बल्कि देश के विकास की रूपरेखा को तैयार करते हैं। इसीलिए विद्वानों ने कहा कि इसका सबसे पहला गुण यह है कि इसमें सहयोग और सामंजस्य दोनों बना रहता है और परिणाम यह होता है कि देश की जो विविध समस्याएं हैं, देश के जो विकास के जो प्रतिमान है, जो निश्चित किया गया है सरकार के द्वारा, उसको आगे की ओर तेजी से ले जाया जाए। नंबर 1। नंबर 2, इसमें लोक मत और लोक कल्याण का आदर किया जाता है। लोकमत, पब्लिक ओपिनियन के बगैर समर्थन के कोई सरकार नहीं चल सकती है। तो लोकमत जो चाहती है लोकतंत्र में, लोक और मत अर्थात जनता का मत, जनता अगर समर्थन करती है सरकार के कार्यों का, कार्यपालिका के कार्यों का, तो इसका मतलब यह है कि अगर आपको समर्थन मिला है जनता से, तो आप लोक कल्याण से संबंधित कार्यों को संपादित कीजिए। आप लोगों के कल्याण कैसे हो सकते हैं, उसकी विविध समस्याओं का निदान कैसे हो सकता है, कैसे देश में खुशहाली आ सकती है, उच्च वर्ग से लेकर निम्न वर्ग के जितने भी लोग हैं उन तमाम लोगों को कैसे उनका कल्याण हो सकता है, उनके जीवन में खुशहाली आ सकती है, उनकी आर्थिक उन्नति कैसे हो सकती है, बेरोजगारी की समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, और जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने का भी दायित्व तो सरकार की होती है। तो ये तमाम बेसिस हैं जो आपको, बीइंग ए गवर्नमेंट, यू हैव टू प्रूव दैट यू आर ऑनेस्ट टुवर्ड्स द पीपल ऑफ द कंट्री। आप जब लोक कल्याण का आदर करेंगे, लोक कल्याणकारी भावनाओं के आधार पर कार्य करेंगे, तो आपको फिर से
जब जनता के पास आप जाएंगे, लोकमत जो देख रही है आपके काम को, तो आप वहाँ पे जाके फिर आप वहाँ से मत प्राप्त कर सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि आपने लोक कल्याण से संबंधित कार्य किया है, इसलिए उन्हें पुनः वोट देकर निर्वाचित होने का अवसर प्रदान करें। तो ये एक अन्य गुण है जो राजनीतिक शास्त्र के विद्वान ने बताया कि इसमें मत और लोक कल्याण का सम्मान मिलता है, उसको आदर मिलता है। एक अन्य गुण के संदर्भ में विद्वानों ने कहा कि इसमें योग्य, अनुभवी और लोकप्रिय व्यक्तियों का शासन होता है। जो योग्य हैं, जो अनुभवी हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, और जो लोकप्रिय हैं जनता में, उनका शासन तंत्र स्थापित होता है। योग्यता मानदंड होती है और योग्यता का निर्धारण आपके काम से होता है। हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में जहाँ कहीं भी संसदीय लोकतंत्र है, वहाँ अगर जाकर देखा जाए तो यह स्पष्ट इतिहास इस बात को स्पष्ट करता है कि जो योग्य होते हैं, जो अनुभवी होते हैं और जो लोकप्रिय होते हैं, लगभग उन्हीं लोगों के हाथ में शासन की सत्ता का बागडोर आता है और वे देश की शासन व्यवस्था को, देश की विविध संरचनाओं को, स्ट्रक्चर्स को डेवलप करने में अपनी अहम भूमिका अदा करते हैं। और भारत जैसे देशों में लगभग 70 साल में हमारे जितने भी प्रधानमंत्री हुए या मंत्रिमंडल के जो भी सदस्य हुए, उसमें ज़्यादातर लोग अनुभवी थे, योग्य थे और कर्मठ थे, लोकप्रिय भी थे, जिसके कारण हमारा देश आगे की ओर बढ़ रहा है। तो यह एक काफ़ी इम्पोर्टेंट मेरिट्स के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसके ऊपर राजनीतिक शास्त्र के विद्वानों ने हम लोग को बताया। एक अन्य बात, एक अन्य गुण जो विद्वानों ने कहा कि इस शासन व्यवस्था में, अर्थात संसदीय शासन व्यवस्था में, शासन तंत्र निरंकुश नहीं हो सकता है। आप निरंकुश नहीं हो सकते। अगर आप निरंकुश होने का प्रयास करेंगे, मान लीजिए कि सरकार आपको फुल बहुमत मिल गया, फुल मेजॉरिटी के साथ आपने सरकार बना लिया और आप देश का बागडोर आपके हाथ में आ गया और आप जन कल्याण से संबंधित काम को नहीं करके, लोकमत का आदर नहीं करके, आप ऐसे ऐसे कृत्य करने लगिए जिससे जनता जनार्दन के विरुद्ध हो, उनके हितों के विरुद्ध हो, तो उस परिस्थिति में आप एक्सपोज हो जाइएगा, आपकी सरकार एक्सपोज हो जाएगी और दोबारा आप फिर से सरकार बनाने की सोच नहीं सकते हैं। इसीलिए विद्वानों ने इस बात के ऊपर जोर दिया कि लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में, विशेषकर जो संसदीय लोकतंत्र है, इसमें शासन तंत्र निरंकुश नहीं हो सकता है। हमारे देश में अगर कभी किसी ने इस तरह का प्रयास किया तो जनता ने उसे उसका सबक भी सिखाया है। जो इस बात का इतिहास, जो भारतीय इतिहास है हमारे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, वो इस बात का गवाह है कि जनता ने वैसे शासक को सबक भी सिखाया है। इसीलिए संसदीय सरकार में जो इसका गुण है कि इसमें शासन तंत्र निरंकुश नहीं हो सकता है, उसकी संभावना लगभग 9 के बराबर होती है। अंत में संसदीय लोकतंत्र के गुणों के संदर्भ में राजनीतिक शास्त्र के विद्वानों ने कहा कि इसमें शासन के
कार्यों की दैनिक जांच की व्यवस्था होती है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भी इस बात को कबूल किया कि संसदीय शासन व्यवस्था में दैनिक एवं सामयिक जांच की व्यवस्था का प्रावधान होता है। न केवल व्यवस्थापिका सभाओं में प्रश्न एवं पूरक प्रश्न पूछकर कार्यपालिका को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है, बल्कि हर स्तर पर सरकार इस बात के लिए सशंकित रहती है कि अगर उसने कोई गलत कार्य किया, देश के विरुद्ध कोई कृत्य करने का प्रयास किया, जनता के विरुद्ध कोई काम करने का प्रयास किया, तो उस परिस्थिति में वह जांच के दायरे में आ जाएगा और व्यवस्थापिका में उसे प्रश्न एवं पूरक प्रश्नों का उत्तर देना होगा। अगर इस जांच की बात की जाए तो अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में ये व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वहाँ जो व्यवस्थापिका है, जैसे अमेरिका में जहाँ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है, वहाँ पे एग्जीक्यूटिव से लेजिस्लेटिव कोई प्रश्न नहीं कर सकती है। सिर्फ चुनाव के समय उससे प्रश्न किया जा सकता है। लेकिन संसदीय लोकतंत्र में सरकार के कार्यों की सामयिक जांच की व्यवस्था की गई है। संविधान के निर्माता हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने भी इस बात को कबूल किया था। तो ये तमाम कुछ गुण हैं जिसके विषय में विद्वानों ने हमें बताया। अब यहाँ पे गुणों के बाद डिमेरिट्स या दोष की बात आती है, आलोचना की बात आती है। विद्वानों ने संसदीय लोकतंत्र के दोषों की भी चर्चा की और सबसे पहले उन्होंने इस संदर्भ में आलोचकों ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन किया जाता है। सेपरेशन ऑफ पावर, चूंकि संसदीय लोकतंत्र में सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होता, ये प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में होता है। तो यहाँ पे जो पावर है वो कंसंट्रेट हो जाता है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बीच में। तो उस परिस्थिति में जो शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का जो सिद्धांत है, उसमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, इन तीनों संस्थाओं को अलग अलग कर दिया जाता है। उनके अधिकार एवं कर्तव्यों की व्याख्या कर दी जाती है और वो अपने अपने क्षेत्रों में जाकर अपने कार्यों का संपादन करते हैं। जहाँ संसदीय लोकतंत्र है वहाँ पे ये व्यवस्था नहीं है। हमारे देश में सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। तो इसीलिए आलोचकों ने ये आशंका व्यक्त की कि चूंकि शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन किया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में सरकार के निरंकुश हो जाने की संभावना ज़्यादा है। दूसरी बात जो आलोचकों ने कहा कि इसमें दलीय लोकतंत्र का भय विद्यमान होता है। अर्थात जो पार्टी है, जो एक बार उसको पूर्ण बहुमत प्राप्त हो जाता है, तो पूर्ण बहुमत प्राप्त होने के पश्चात वो दल जब सरकार बनाती है तो उसमें डिक्टेटरशिप की भावना आ सकती है, अधिनायक तंत्र की भावनाएं उत्पन्न हो सकती है और ज़्यादातर ऐसा देखा भी जाता है। तो इसीलिए आलोचकों ने कहा कि जब दल निरंकुश हो जाते हैं तो वो देश के हितों की बात कम सोचते हैं, दल के हित के विषय में ज़्यादा बात सोचते हैं। तो इसे उन्होंने शंका की दृष्टि से देखा आलोचकों ने। एक अन्य आलोचना
जो इस संदर्भ में किया जाता है कि इस व्यवस्था में अर्थात संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल अस्थिर होता है। मंत्रिमंडल अस्थिर होता है अर्थात जैसा कि हम जानते हैं कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के सामंजस्य और सहयोग से सरकार चलती है। जो रियल एग्जीक्यूटिव है, ये रियल एग्जीक्यूटिव बिना लेजिस्लेटिव के समर्थन के काम नहीं कर सकती है। अगर लेजिस्लेटिव समर्थन देना बंद कर दे मंत्रिमंडल का या सरकार का, तो उस परिस्थिति में सरकार गिर जाती है और फिर से देश को चुनाव का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में आलोचक इस बात के लिए शंका व्यक्त करते हैं, उनका शंका जायज भी है, कि अगर पूर्ण बहुमत वाली सरकार न हो, अगर वो विभिन्न दलों से मिलकर सरकार बनाया हो, तो वैसी परिस्थिति में वो दल सरकार से अपना समर्थन वापस लेकर सरकार को अस्थिर कर सकते हैं, मंत्रिमंडल को अस्थिर कर सकते हैं, सरकार गिर सकती है और जनता के ऊपर फिर से एक बोझ, चुनाव रूपी बोझ आके उसके सर पे खड़ा हो जाता है। तो ये आशंका आलोचकों ने व्यक्त किया। अंत में जो राजनीतिक शास्त्र के विद्वान हैं, जो आलोचक हैं संसदीय शासन व्यवस्था के, उन्होंने कहा कि संसदीय सरकार अनभिज्ञों का शासन होती है। अनभिज्ञों का शासन अर्थात ऐसे ऐसे लोग चुनाव में निर्वाचित होकर सरकार में आ जाते हैं जिन्हें सरकार चलाने का, शासन चलाने का कोई अनुभव ही नहीं होता है। चूंकि देश का शासन चलाना अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया होती है, चाहे वो अर्थ से संबंधित योजनाओं का निर्धारण करना हो या सामाजिक ताना बाना को बनाए रखने के लिए योजनाओं को कार्य रूप देना हो, या देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए जो हमारी योजनाएं क्या होगी, कैसे होगी, उन तमाम चीज़ों के विषय वो जो चुनाव जीत के आते हैं नेता, लीडर्स, ज़्यादातर उसमें इन बातों से अनभिज्ञ होते हैं। उन्हें मालूम ही नहीं होता है कि कैसे शासन को नियंत्रित किया जाए, कैसे शासन को निर्देशित किया जाए। आलोचक यहाँ पे हमें उसी दिशा की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं और उन्होंने यह भी कहा कि इस परिस्थिति में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो नौकरशाह हैं, वो तमाम शासन संबंधी कार्यों को, क्रियाकलापों को अंजाम तक देते हैं और ये नेता सिर्फ उसके पिछलग्गू बनकर या वो जो लिख के देते हैं ब्यूरोक्रेट्स, वही ये काम करेंगे, क्योंकि इनको तो कुछ पता है नहीं कैसे क्या करना है। ये आलोचना आलोचकों ने किया। स्टूडेंट्स, मैं आपको कंक्लूड करता हूं तो लिखने के पश्चात आप कंक्लूजन में ये देंगे कि संसदीय शासन व्यवस्था वैसी शासन व्यवस्था होती है जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चलती है। अगर देश को
आगे की ओर ले जाना है, देश को तेजी से विकास के रथ पर आगे बढ़ाना है, तो इन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस के बीच, इन दोनों ही संगठनों के बीच अर्थात एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बीच संबंध मधुर होनी चाहिए। और संबंध अगर मधुर होंगे तो निश्चित रूप से देश का विकास होगा, आम जनता का विकास होगा, लोगों का कल्याण होगा। और जन कल्याण करना ही लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार बिंदु होता है। इसलिए संसदीय सरकार लोगों की उन भावनाओं को, लोगों की उन आकांक्षाओं को परिपूर्ण करने का कार्य करती है। थैंक यू वेरी मच।